दृष्टि आईएएस क्लास नोट्स पॉलिटी फॉर यूपीएससी। इसमें हमने फंडामेंटल राइट में कुछ टॉपिक देखे थे। इससे पहले आज हम लोग आर्टिकल 13 देखेंगे। आर्टिकल 13 मौलिक अधिकारों का असंगत विधियों से संरक्षण करता है। ठीक है, यदि कोई विधि फंडामेंटल राइट के असंगत है, यानी मौलिक अधिकार के असंगत है, तो वह विधि क्या होगी? अवैध या शून्य घोषित हो जाएगी। ठीक है, जो आर्टिकल 13 है इसके 4 पार्ट है। आर्टिकल 13 का एक कहता है संविधान से पूर्व की विधियां की बात करता है, यानी कि ऐसी विधियां जो संविधान लागू होने से पहले की है। आर्टिकल 13 का 2 बात करता है संविधान पश्चात की विधि। यहाँ पर ये जो विधि है वह न्यायपालिका को न्यायिक समीक्षा का अधिकार की शक्ति देती है। कौन? संविधान पश्चात की जो विधियां हैं। ठीक है, और यहाँ पे आर्टिकल 13 का 3 जो है वो विधि की परिभाषा बताता है कि कोई विधि क्या होगी? या नियम या उपनियम या आदेश या अधिसूचना या नीति या परंपरा या अध्यादेश या फिर कोई भी प्रत्यायोजित विधान, ये सभी विधि के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, आर्टिकल 13 का 4 जो है वो आर्टिकल 13 को कोई आर्टिकल 368 पर लागू नहीं होगा, यानी कि 13 जो है 13 में जो विधि चर्चित है वह विधि 368 के अंदर चर्चित संविधान संशोधन की विधि में लागू नहीं होगा, क्योंकि संविधान संशोधन भी एक विधि है। तो ऐसा था कि 13 जो है वह विधि की बात करता है, विधि के लिए संरक्षण। तो 368 जो है, कहा गया कि 368 तो विशेष विधि है, विधि नहीं है, तो विशेष विधि है, और ये जो विशेष विधि है यह विधि 13 के अंतर्गत नहीं आएगा। ठीक है, ये कहा गया 13 के 4 में। अब है आर्टिकल 13 का 1 संविधान के पूर्व की विधियां। संविधान के पूर्व की विधियां यानी कि संविधान लागू होने से पहले की विधियां, इसमें 2 सिद्धांत काम करते हैं। एक करता है पृथक्करणीयता सिद्धांत और दूसरा करता है आच्छादन का सिद्धांत। ठीक है, ये जो पृथक्करणीयता सिद्धांत है इसको वरीयता कब मिली? ये कब आया? तो ये आया A.K. गोपालन केस में। ठीक है, और दूसरा जो आच्छादन का सिद्धांत है इसको छाया का सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है, ये विकाजी कामा वर्सेस MP राज केस में आया था आच्छादन का सिद्धांत। अब है पृथक्करण का सिद्धांत और आच्छादन का सिद्धांत क्या है। तो पहले पृथक्करण के सिद्धांत को समझते हैं। तो पृथक्करण का सिद्धांत में संविधान की पूर्व विधि की बात होती है। तो संविधान, जैसे मान लीजिए कि कोई विधि है, कोई कानून है, उसके कई सारे सेक्शन होते हैं, धारा 1, धारा 2, धारा 3। ठीक है, ये एग्जाम्पल है कि मान लो कि संविधान की पूर्व की कोई विधि है जिसमें कोई धारा कुछ असंगत है। ठीक है, धारा का एक पार्ट जो है असंगत, जैसे मान लिया कि किसी धारा में लिखा है कि बिहार की जो लड़की है उसको बोलने का अधिकार नहीं है, लेकिन 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो गया और हमारे संविधान में मौलिक अधिकार में क्या है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। ठीक है, तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जब मिल गई तो ये धारा क्या हो गया? वो संविधान के असंगत हो गया। तो अब क्या किया जाएगा? या तो पूरा कानून जिसमें जितने धारा हैं मान लो सबको क्या किया जाएगा? हटा दिया जाएगा। या फिर क्या किया जाएगा? मान लो कि तीसरे वाले पार्ट में ऐसा लिखा था, अगर इसको हटाने से ये लागू रह सकता है, तो सिर्फ इस पार्ट को काट के हटा दिया जाएगा। लेकिन इसको हटाने से इन सब का कोई वैल्यू ही नहीं होता, ये मुख्य भाग है। तब क्या किया जाएगा? पूरे संविधान को पूरे धारा को, जो पूरा कानून है उसको हटा दिया जाएगा। मतलब अगर धारा मुख्य नहीं है तो उस धारा को हटा दिया जाएगा, लेकिन उस धारा को हटाने से अगर कानून ही निष्प्रभावी हो जाता है तो पूरे कानून को हटा दिया जाएगा, और इसी को कहा जाता है पृथक्करण का सिद्धांत। ये जो है A.K. गोपालन के मामले में आया था, क्योंकि उनकी गिरफ्तारी हुई थी उस टाइम पे ये सिद्धांत जो है दिया गया था। लेकिन हाँ, ये जो है ये पृथक्करण का सिद्धांत ये केवल संविधान के बनने के पहले की विधियों पर लागू होगा, बाद पे नहीं। ठीक है, अब दूसरा जो है वो है आच्छादन का सिद्धांत। आच्छादन का सिद्धांत क्या है थोड़ा समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे ग्रहण लग रहा है तो ये सूरज है और ये पृथ्वी है और यहाँ पे चंद्रमा है। तो ये जो ग्रहण लगा पृथ्वी पे, ये ग्रहण कुछ समय के लिए है, जब तक चंद्रमा यहाँ पे मौजूद है। जब भी चंद्रमा यहाँ से हटेगा तो ग्रहण हट जाएगा। मतलब ये अभी ग्रहण है लेकिन आगे ये ग्रहण नहीं रहेगा। ठीक इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित होता है आच्छादन का सिद्धांत। जैसे कि कोई विधि या कानून है, वो अभी जो है वर्तमान की परिस्थिति के अकॉर्डिंग वो सही नहीं है, लेकिन आगे जा कर के कोई ऐसा संविधान संशोधन होता है जिससे वो सही हो जाए, तो क्या होगा? उस टाइम पे उसको लागू कर दिया जाएगा। यानी कि वो विधि खत्म नहीं हुई है, कानून को खत्म नहीं कर दिया गया, बस निष्प्रभावी होकर के छोड़ दिया गया है कि भविष्य में उसको फिर से लागू किया जा सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे विकाजी वर्सेस MP राज आया था। इसमें जो कानून था, सरकार को की मोनोपोली थी कि वह किसी भी व्यापार पर पूर्ण प्रतिबंध लगा सके। ठीक है, तो इसमें देखा गया कि अब जो है आर्टिकल 1 जो है 19(1)G, उसमें क्या है कि व्यापार की स्वतंत्रता है। तो व्यापार की स्वतंत्रता में यहाँ पे प्रतिबंध कैसे लगेगा? तो कहा गया ये तो असंगत है।
तो कानून में अब क्या किया, कहा नहीं असंगत है तो इसे हम ख़त्म नहीं करेंगे, हटाएंगे नहीं, हम क्या करेंगे, इनएक्टिवेट कर देंगे। या इन फ्यूचर जब ये संविधान संशोधन से मान लो कि ये हटा दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये संगत हो जाएगा, मान लो तो संगत हो जाएगा तो इसे फिर से एक्टिवेट किया जाएगा। तो वैसे ही आर्टिकल 19(1)(g) में यह जोड़ा गया कि संशोधन जो है वो व्यापार की स्वतंत्रता होगी। थोड़ा संशोधन जो है व्यापार की स्वतंत्रता होगी, पर राज्य के पास अधिकार होगा कि वह प्रतिबंध लगा सके। तो ये जब जोड़ दिया गया कि प्रतिबंध लगा सके तो फिर क्या हो गया, ये एक्टिवेट हो गया, खुद ब खुद कानून लागू हो गया। अब है कि कानून जो है वो असंगत रहेगा तब तक रहेगा जब तक कि वो असंगत है, अगर असंगति दूर हो गई तो वो फिर से एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे सर ने लिखा था कि यदि कोई विधि मौलिक अधिकारों की असंगति में है तो असंगति की अवधि तक, मतलब जब तक कि वो असंगत है, वह विधि निष्क्रिय रहेगी लेकिन विधि समाप्त नहीं मानी जाएगी। जैसे ही असंगति समाप्त होती है और विधि स्वयं सक्रिय हो जाएगी, इसी को अवच्छादन का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, अब आर्टिकल 15 का 2 जो है वो संविधान के पश्चात की विधियों की बात करता है, 13 का 2, इसमें संविधान बनने के बाद का कोई कानून फंडामेंटल राइट के मतलब असंगत है, मौलिक अधिकार के असंगत है तो वह अवैध या शून्य होगा। कानून के जब संविधान लागू होने के बाद का कोई कानून अगर मौलिक अधिकार के समक्ष असंगत है तो वो क्या होगा, अवैध या शून्य होगा। तो ये चेक कौन करेगा, तो ये चेक करेगा हमारा न्यायालय, और जब ये चेक न्यायालय करेगा तो न्यायालय को जुडिशियल रिव्यू की शक्ति मिल गई, तो यहीं से ये न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति देता है, या न्यायिक समीक्षा की शक्ति जो है न्यायालय को मिलती है 13 के 2 से। ठीक है, अब यहाँ पे है कि संविधान में यह परिभाषित नहीं है, क्या, न्यायिक समीक्षा जो है संविधान में परिभाषित नहीं है। न्यायिक समीक्षा का स्रोत यूएसए है। यह शब्द जो है संविधान में वर्णित नहीं है, लेकिन शब्द मूल संविधान में निहित है, यानी उसके अवधारणा में निहित है, लेकिन ये लिखा हुआ नहीं है। न्यायिक समीक्षा न्यायपालिका द्वारा कार्यपालिका विधायिका की शक्ति और अधिकारों की संवैधानिकता की जांच करना ही न्यायिक समीक्षा कहलाती है। न्यायपालिका जब कार्यपालिका या विधायिका की शक्ति और अधिकार के संवैधानिकता की जब जांच करता है, इसी को न्यायिक समीक्षा कहते हैं। और आर्टिकल 13 का जो 2 है, इसमें स्पष्ट रूप से न्यायपालिका यानी कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को न्यायिक समीक्षा की शक्ति देता है। कौन, आर्टिकल 13 का 2 देता है। जो है यूएसए और भारत के न्यायिक समीक्षा की तुलना की जाए तो देखिए, भारत और यूएसए, भारत में जो है ना एकीकृत न्यायपालिका है, ठीक है, लेकिन यूएसए में क्या है, संघीय न्यायपालिका की व्यवस्था है। भारत में न्यायिक समीक्षा को शक्ति मूल संविधान से ही निहित है, लेकिन इसमें क्या किया गया था, संविधान संशोधन करके जोड़ा गया था, यानी कि न्यायिक समीक्षा की शक्ति जो है नवाचार की देन है, इनोवेशन हुआ उसकी देन है। कौन से केस में आया था, तो मारवाड़ी वर्सेस मेडिसिन केस में आया था। अब है न्यायिक समीक्षा जो भारत के हुए अपेक्षाकृत कमजोर है, लेकिन यहाँ की मजबूत है। क्यों, तो क्योंकि यहाँ पे हमारे भारत में न्यायपालिका सामान्य कानूनों में संशोधन को निरस्त कर सकती है, लेकिन संसद भी न्यायपालिका के निर्णयों को क्या कर सकती है, निरस्त कर सकती है। लेकिन यहाँ पे क्या है यूएसए में कि न्यायालय के सामान्य कानूनों को निरस्त कर सकता है, न्यायालय जो है वो सामान्य कानूनों को निरस्त कर सकता है, संशोधन को नहीं कर सकता। लेकिन न्यायपालिका ने जो निर्णय दे दिया उसको कभी भी संसद निरस्त नहीं कर सकती है। तो यहाँ पे न्यायिक सर्वोच्चता पर बल दिया गया, लेकिन हमारे यहाँ पे क्या है, संवैधानिक सर्वोच्चता पर बल है, यानी कि ना तो हमारे पास न्यायिक सर्वोच्चता है और ना ही हमारे पास संसदीय संप्रभुता है, और यहाँ पे क्या है, न्यायिक सर्वोच्चता पर बल दिया गया है। तीसरा जो अंतर है, भारत में न्यायपालिका के पास क्या होता है, सलाहकारी अधिकार क्षेत्र होता है। सलाहकारी अधिकार क्षेत्र जैसे आर्टिकल 143 में क्या है कि केवल सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है, राष्ट्रपति को अब जो है किसी मामले में सलाह चाहिए, जैसे कोई विधान बनाना है या संविधान संबंधित कोई चाहिए या लोकहित के मुद्दे पर चाहिए, तो वो सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है। ठीक है, और यूएसए में जो है सलाहकारी अधिकार क्षेत्र नहीं है, किसके पास, न्यायालय के पास। जैसे कि एक केस आया था, इंदिरा गांधी ने क्या किया था, गलत तरीके से कच्चा तीबू द्वीप जो है वो श्रीलंका को दे दिया था, तो वो तरीका गलत था। वहाँ पे उन्होंने क्या किया था, बिना कोई संशोधन के ये कच्चा तीबू द्वीप जो है श्रीलंका को दे दिया था, तो ये गलत तरीके से इसे दिया गया था। अब जो है भारत और यूएसए का एक और अंतर यही है कि जनहित याचिकावाद यानी कि न्यायिक सक्रियतावाद है भारत में। इसके माध्यम से न्यायपालिका कार्यपालिका की नीतियों के मामले में हस्तक्षेप कर सकती है। कोई भी न्यायपालिका कार्यपालिका की जो नीति है उसमें हस्तक्षेप कर सकते हैं, यानी कि उसकी सक्रियता पर बल दिया गया है।
जबकि यूएसए की न्यायपालिका कार्यपालिका की नीति में हस्तक्षेप नहीं कर सकती, क्योंकि यूएसए में न्यायिक सक्रियतावाद नहीं है, बल्कि न्यायिक संयम पर ज़्यादा बल है। यूएसए की जो न्यायपालिका है वो व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा के रूप में कार्य करती है, ठीक है। और भारत अगर देखें तो इसमें अपीलीय अधिकार क्षेत्र केवल संवैधानिक व संघीय मामले में ही आता है, जबकि भारत में इस तरह की न्यायपालिका कल्याणकारी राज्य के रक्षक के रूप में कार्य करती है, ठीक है। और भारत में अपीलीय जो अधिकार क्षेत्र है वो सिविल, आपराधिक और संवैधानिक मामले सभी आते हैं, लेकिन इसमें संवैधानिक और संघीय मामले ही आते हैं, सिविल और आपराधिक नहीं आते यूएसए में। अब इसकी समानता क्या है कि दोनों में न्यायिक समीक्षा की शक्ति है, दोनों में न्यायपालिका स्वतंत्र है, दोनों में संविधान की सर्वोच्चता है, लेकिन यूएसए का झुकाव न्यायिक सर्वोच्चता की ओर अधिक है और भारत का झुकाव संविधान की सर्वोच्चता की ओर है। एक प्रश्न है मेंस का जो आपको लिखना है, भारत और यूएसए में न्यायिक पुनर्लोकन की अवधारणा का तुलनात्मक विश्लेषण कीजिए। क्या भारतीय न्यायिक पुनर्लोकन अमेरिकी मॉडल से अधिक व्यापक है? उपयुक्त उदाहरणों सहित स्पष्ट कीजिए, ठीक है। 15 मार्क्स का क्वेश्चन। अब है समता का अधिकार। आर्टिकल 14 से 18 तक समता का अधिकार है। आर्टिकल 14 विधि के समक्ष समता की बात करता है। 15 सामाजिक समता की बात करता है। 16 जो है लोक नियोजन में अवसरों की समता की बात करता है, जबकि 17 अस्पृश्यता के अंत की बात करता है और 18 उपाधियों के अंत की बात करता है, ठीक है। समानता और समता में बेसिक क्या अंतर है कि समानता जो होता है वो एक रूपता को दिखाता है, यानी सबको बराबर, लेकिन समता क्या होता है वो दिखाता है कि समता में 7 तार्किक भेदभाव, जैसे कि मान लो कि इनकम टैक्स लग रहा है तो सभी के लिए इनकम टैक्स का दायरा अलग अलग है ना। तो अगर समानता होगा तो सबके लिए इनकम टैक्स एक जैसा होना चाहिए, पर ऐसा नहीं है। जो जितना दे सकता है, जिसकी कमाई जितनी है उस हिसाब से लगता है। जैसे कि आरक्षण, तो पिछड़ी जातियों को या पिछड़े समुदायों को उन तक भी जो है पहुंच हो सके, उनकी भी शिक्षा तक पहुंच हो सके, उनकी भी स्थिति बेहतर हो सके, तो इसके लिए क्या करना है, उन्हें विशेषाधिकार के रूप में आरक्षण मिलता है। तो ये क्या करता है, समानता दिखाता है लेकिन तार्किक भेदभाव के साथ, जिसको क्षमता कहते हैं, ठीक है। अब है आर्टिकल 14 विधि समता। विधिक समता क्या होता है, तो देखिए कि आर्टिकल 14 जो हम देखेंगे, जिसमें मेल हो या फीमेल हो या एलजीबीटी हो या कोई कंपनी या विधान हो, कंपनी या विधान को विधिक व्यक्ति कहा जाता है, या सभी व्यक्तियों को प्राप्त है ये अधिकार। विधि के समक्ष समता, इसमें 2 बात कॉमन आती है कि विधि के समक्ष क्षमता और विधियों की समान संरक्षण। 2 बातें मैंने कही इसमें आती है, विधि के समक्ष क्षमता और विधियों के समान संरक्षण। अब देखिए विधि के समक्ष समता यानी कि कानून के शासन को बढ़ावा मिलता है। इसका जो स्रोत है वो ब्रिटेन है और इसकी जो प्रकृति है वो नकारात्मक प्रकृति है, यानी कि राज्य क्या नहीं कर सकता है, इसमें आता है। अब है विधि का शासन। विधि का शासन जो है मैंने बताया ब्रिटेन से लिया गया है और ये डाइसी द्वारा दिया गया था विधि का शासन। इसमें कॉमन 3 चीज़ आते हैं कि विधि की सर्वोच्चता देखी जाती है, यानी कि कोई व्यक्ति मनमाने ढंग से दंडित नहीं कर सकते हम किसी भी व्यक्ति को। विधि की समक्ष समता यानी कि विधि सभी व्यक्ति के लिए क्या होंगे, समान होंगे, यानी कोई विशेषाधिकार नहीं होगा। फिर है व्यक्तिगत अधिकारों का संरक्षण होना चाहिए, यानी कि किसी भी व्यक्ति के अधिकार का संरक्षण हो, है ना, संविधान या कानून द्वारा इसे संरक्षित किया जाए। और कौन करता है, तो न्यायपालिका इसकी रक्षा करती है। कौन रक्षा करती है इसकी, न्यायपालिका इसकी रक्षा करती है। विधि के समक्ष समता का अपवाद क्या है, तो विशेषाधिकार का मिलना। दूसरा राष्ट्रपति, ये विशेषाधिकार किसको मिलता है, तो राष्ट्रपति राज्यपाल को आर्टिकल 368 के61 के अंतर्गत। विदेशी जो राजदूत हैं या उच्चायुक्त हैं उनको मिलता है। संसदीय विशेषाधिकार 105 के अंतर्गत मिलना। राज्य विधायी विशेषाधिकार 194 के अंतर्गत। तो ये सब जो है ये समता का अपवाद है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। थैंक यू।